आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से ही है, ठीक है, जो छूट गया था चैप्टर नंबर 1 का पिछले लेक्चर में। फिलहाल मैंने कुछ लेक्चर्स आप लोगों को जो शेयर किए थे वो नेक्स्ट सेमेस्टर के हैं, लेकिन मतलब कि उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, सेम ही चैप्टर है दोनों में। यानी कि आप इस सेमेस्टर में ये पढ़ लेते हैं तो आप थर्ड ईयर में जाकर के भी सेम टू सेम चीज़ पढ़ेंगे। यानी कि 1400 और 1500 की सदी में धातु कार्यों में जल की शक्ति का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मतलब कि पानी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद 1500 से 1600 ईस्वी में लेथ मशीन की खोज करी गई लकड़ी काटने के लिए। उसके बाद 1650 से 1850 में धातुओं को काटने के लिए लेथ, ड्रिल मशीन आदि का निर्माण हुआ। 1800 से 1850 में टेक्सटाइल उद्योग के लिए ऑटोमेटिक लूम की खोज हुई, है ना। उसके बाद 1925 में रोबोट की खोज हुई। 1930 में मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर मशीन की खोज हुई, है ना, मतलब कि जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती थी। 1940 से 1950 में ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की खोज हुई। जो तुम लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि प्रथम सदी के कंप्यूटर, ठीक है, तो वो हमारी 1940 से 1950 के लगभग थी। उसके बाद 1950 से 1960 में हमारा एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल का विकास हुआ, ठीक है, और आगे चल करके जिसे सीएनसी बना दिया गया, ठीक, जो सीएनसी में परिवर्तित हो गया। 1960 से 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट, औद्योगिक रोबोट एवं प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल की खोज हुई। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल का मतलब है पीएलसी, ठीक। उसके बाद हम बात करें 1970 से 1980 में मिनी कंप्यूटर, ठीक है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वेल्डिंग, संयोजन, रोबोट का इस्तेमाल हुआ। इन सारी चीज़ों में रोबोट का इस्तेमाल होने लगा था कब? 1970 में। यानी कि जो हमारा रोबोट है उसका 1970 में यूज होने लगा था। 1980 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया था, ठीक है, और 1990 से 2000 तक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि CIM रोबोट के माध्यम से हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी होने लगी। उसके बाद हम बात करें एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन। इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं? पहला होता है हमारा पावर सोर्स, फीडबैक कंट्रोल, स्वचालित मशीनें। पावर सोर्स क्या होता है? जहां से हमें मशीन चलाने के लिए पावर दी जाती है। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? जहां पे मतलब कि मशीन प्रोडक्ट बनाना खत्म करती है, वहां से एक फीडबैक हमारी वापस मशीन के इनपुट की तरफ जाती है और वो बताती है कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। तो ठीक है, शक्ति स्रोत में जानते ही हो लाइट का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक, ठीक। और ऑटोमेटिक मशीनें, जो भी मशीनें होती हैं सब ऑटोमेटिक मशीनें ही होती हैं, जैसे CNC हुआ, BMC हुआ, NC हुआ, रोबोट हुआ, ठीक, ये सभी क्या है? ये सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं। फीडबैक कंट्रोल की मैं बात करूं तो फीडबैक कंट्रोल हमें कौन देता है? सेंसर देता है, एनालाइजर देता है, एक्चुएटर देता है, ड्राइव्स देती है, ठीक। सेंसर क्या करता है? कैसे हमें फीडबैक देगा? सेंसर जैसे ही वहां पे प्रोडक्ट जो बन रहा होगा वो सेंस कर लेगा कि ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक, और हमें बता देगा फीडबैक करके कि ये सही नहीं बन रहा है या बन रहा है। तो उस तरीके से मशीन हमारी काम करेगी, ठीक है। ये देखो, ठीक, मतलब कि यहाँ फिजिकल पैरामीटर को डिटेक्ट करेगा और हमें एक आउटपुट सिग्नल के रूप में देगा। एनालाइजर क्या करेगा? एनालाइजर में कंप्यूटर काउंटर या टिम्बर या बारकोड रीडर या ऑप्टिकल इनकोडर, ये सब एनालाइजर जो होता है इनको चलाने में ऐसे मान लो काम करता है, ठीक है। मतलब कि उन सूचनाओं को काम मतलब कि वहां से एनालाइज करेगा और उनको पहुंचा देगा कि आपको ये काम करना है। एक्चुएटर की अगर हम बात करें, एक्चुएटर क्या करता है? ये लीनियर, मैंने बोला था ना, लीनियर या इस तरीके की मोशन जनरेट कराता है, ठीक है। यह एक तरीके का एक विद्युत सर्किट होता है, ठीक, जो लीनियर प्रक्रिया मतलब कि आगे और पीछे, अग्र या पक्ष प्रक्रिया के लिए बना होता है, ठीक है। ये देखो, पिछला या अगला चरण प्रक्रिया के लिए बना होता है। उसके बाद हम बात करें ड्राइव्स की। ड्राइव्स क्या होती है? ठीक है, ड्राइव्स कंप्यूटर कंट्रोल निकाय द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए विद्युत मोटर, स्टेपर मोटर, DC मोटर। जैसे कार में हमारा ड्राइवर होता है ना, जो सारी चीजों को ड्राइव करता है, यानी कि उसी तरीके से कार में जो ड्राइवर होता है वो किसको ड्राइव करता है? कार को ड्राइव करता है। कार में क्या लगा होता है? पहिए, मोटर, स्टीयरिंग,
उसी तरीके से मशीन में क्या ड्राइव हो सकती है, विद्युत मोटर, डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, ये सब ड्राइव होते हैं, ठीक, जिनको एक ड्राइवर चलाता है। ये देखो यहाँ पे एक ड्राइवर बना हुआ है जो स्टेपर मोटर को चला रहा है, कंट्रोलर कर रहा है और इसको विद्युत सप्लाई को भी कंट्रोल कर रहा है। अब हम बात करें कि ऑटोमेशन के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वही होते हैं कि इसमें मतलब कि पुराने प्रक्रम का समझना, मतलब अंडरस्टैंड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मतलब उस चीज को हम समझें, इनपुट या आउटपुट पर एनालिसिस करें, ठीक है। वैल्यू चेन को हम समझें, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट बन करके जा रहा है और वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, उसके बनने में जो चेन सिस्टम बना हुआ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको किस तरीके से सोल्यूशन उसका निकालना है। चार्टिंग तकनीकी का गणितीय मॉडल का प्रयोग करना। चार्टिंग तकनीक क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बना देता हूँ। यहाँ पे ये कोई लाइन है, ठीक, यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है बीएमसी, यहाँ पे लगी हुई है एचएमसी, ठीक है, यहाँ पे लेथ मशीन लगी हुई है। एक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, फिर प्रोडक्ट इस मशीन पे जाता है, यहाँ प्रोसेस होता है, फिर प्रोडक्ट हमारा इस मशीन पे जाकर के प्रोसेस करता है। तो बीएमसी पे हम एक चार्ट क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना रिजेक्शन हुआ, कितना हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। उसी तरीके से हम एचएमसी पे भी हम एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक, और उसी तरीके से हम लेथ मशीन पे भी एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि ये मशीन वाला कितना खराब कर रहा है, ठीक है, या कितना अच्छा बना रहा है, या फिर यहाँ पे रिजेक्शन कितना हुआ, फाइनल कितना बना। यहाँ पे भी हमें पता लगता है रिजेक्शन कितना हुआ, फाइनल कितना बड़ा, ठीक। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन रखते हैं अपने कंट्रोल प्रोडक्शन पे, हम कंट्रोल पा सकें, ज्यादा रिजेक्शन ना हो, ठीक है। इन सारी मशीनों को, ये सब एक चेन सिस्टम में होता है। उसके बाद हम बात करें सिंप्लीफाई द प्रोसेस, और प्रोसेस को हम सरलीकरण कर दें उसका, मतलब कि जहाँ पे अनावश्यक चरण हो रहे हो, जैसे मान लो अगर हम एक ही मशीन से कई दो प्रोसेस कर सकते हैं तो हमें तीसरी मशीन लगाने के बीच में क्या जरूरत है ना। तो हम प्रोसेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ऑटोमेट द प्रोसेस, मतलब कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो ऑटोमेट हों, मतलब कि जहाँ पे हमें जरूरत ना हो इंसानों की, जहाँ पे ऑटोमेटिक हो सकता है। बिल्डिंग ऑटोमेटिक अगर हो सकती है तो हम वहाँ पे मशीन के द्वारा ही हम उस बिल्डिंग को ऑटोमेटिक करवाएं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 2-3 है, इनको आप रट जाओ एकदम से, ऑटोमेशन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी इसकी क्या क्या होती हैं। स्ट्रेटजी में देखो कंबाइन प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नम्यता का मतलब वही है कि एक प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट इकट्ठे बनाए जा सकें, है ना। सुधार किया जाए, जहाँ पे भंडारण मटेरियल है उसमें सुधार किया जाए, ऑनलाइन निरीक्षण किया जाए हर मशीन का, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि प्रोसेस जो हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, है ना। चीजों पे कंट्रोल करना, जितने भी प्रोसेस हैं उन पे कंट्रोल करना ही हमारा ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज है। मतलब कि हम ऐसी रणनीति बनाएं, ऐसी नीति बनाएं ताकि हमारा प्रोडक्शन अधिक हो और रिजेक्शन कम से कम हो। उसमें आप बना के कुछ भी लिख सकते हो, हर चीज पे कंट्रोल बना सकते हो, सुरक्षा, सुधार, हर प्रक्रिया में कुछ ना कुछ बता सकते हो। उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक फिक्स होता है, एक प्रोग्रामेबल होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। तो मैंने बता दिया फिक्स का मतलब जहाँ पे फिक्स प्रोडक्ट बनता हो, है ना। उसमें जैसे मान लो अगर एक बोतल बन रही है एक साइज की, तो उसी साइज की बोतल बनेगी, दूसरे साइज की नहीं बनेगी। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन मतलब जिसे प्रोग्राम देकर के कंट्रोल किया जा सके, उसे हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बोलते हैं। नम्य एवं लचीला का मतलब है कि इसमें हम अगर जैसे मान लो 5 mm का अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और अगर उसी मशीन से हमें 10 mm का बनाना है, तो हम उसे उसकी जो डायमेंशंस हैं उनमें किसी भी समय परिवर्तित करके हम एकदम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सब इसमें लिखा भी हुआ है, वही आप लोगों को लिखना है बना करके, ठीक। ये सब रटने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है, ऑटोमेशन के। तो सिंपल सी बात है, इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है, अधिक से अधिक
उत्पादन होगा, अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए है, वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, एटमॉस्फेयर उच्च गुणवत्ता के लिए है, उत्पादन डिलीवरी समय से हो जाएगी, उत्पादन लागत कम हो जाएगी, कम स्क्रैप होगा, श्रमिकों की लागत में कमी आएगी, उत्पादन लीड करने में कम समय लगेगा। इसके बाद हम बात करें स्वचालन के लाभ एवं हानियां क्या क्या हैं। तो लाभ तो ये है कि गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, ठीक है, रोजगार में सुधार हो जाएगा, रिजेक्शन में कमी आएगी, कुछ घंटों में कार्य हो जाएगा, है ना, दुर्घटनाग्रस्त मतलब कि मानव को चोट कम लगेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हानियां क्या क्या हैं, तो मतलब कि स्किल ऑपरेटर जो होगा उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि अब जब सारा काम मशीन ही करेगी तो आदमी कुछ करेगा नहीं, है ना, तो सिंपल सी बात है, उसके स्किल में कमी आएगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रारंभिक अनुरक्षण पहली जो लागत है मशीन को लगाने में बहुत ज़्यादा होगी। अब हम बात करें प्रोडक्ट साइकिल की। प्रोडक्ट साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, मतलब कि डिजाइन से लेकर के उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि इंजीनियरिंग वातावरण में कैड या कैम की गुंजाइश और परिभाषा स्थापित करने, मौजूद भविष्य संबंधी उपकरणों को पहचान करने के लिए एक विशिष्ट, देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसे हम PLC में बोल सकते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिजाइन को तैयार करते हैं, डिजाइन की आवश्यकता को पहचानते हैं, डिजाइन की परिभाषा, आवश्यक डिजाइन को एकत्रित करेंगे, उसके लिए डेटा को एकत्रित करेंगे, उसके बाद सेम टू सेम चीज है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, ये हमारी विश्लेषण प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। डिजाइन की अवधारणा मतलब कि अगर हम आए यहाँ से डिजाइन की अवधारणा, डिजाइन मॉडलिंग में सिमुलेशन मतलब कि उसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे। उसके बाद कैड सॉफ्टवेयर में आएंगे, कैड में, ठीक, कैड में आकर के डिजाइन का विश्लेषण करेंगे, डिजाइन के प्रोडक्ट के अनुकूल बनाएंगे, डिजाइन का मूल्यांकन करेंगे, डिजाइन की आवश्यकता को समझेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम आए कि डिजाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रक्रम नियोजन मतलब कि किस तरीके से हम पूरा योजनाबद्ध करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो योजनाबद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें प्रोडक्शन को नियोजन करना होगा कि कितना हमें बनाना है, डिजाइन एवं खरीदेंगे नए टूल, ठीक है, डिजाइन के अनुसार हम नए टूल खरीदेंगे, मटेरियल ऑर्डर करेंगे, जौन सी मशीन चाहिए होगी NC CNC DNC उसका हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें उत्पादन मिल जाएगा। उसके बाद हम उसके आगे क्वालिटी इंस्पेक्टर अपना खड़ा कर देंगे। क्वालिटी इंस्पेक्टर हमारा क्या करेगा कि जांच करेगा, उसकी प्रोडक्ट जो बना है, गुणवत्ता नियंत्रक जो जांच करेगा कि अगर वो सही है तो वो पैकिंग के लिए भेज देगा, ठीक है। पैकिंग के बाद शिपिंग हो जाएगी, शिपिंग के बाद मार्केट में पहुंच जाएगा। मार्केट से अगर हमें कोई भी डिफॉल्ट मिलता है कि मार्केट से अगर प्रोडक्ट में कोई कमी मिलती है तो ये फिर से हमें मार्केट से, देखो ये जो लाइन लेकर के जा रही है ना ऊपर की तरफ, फिर हमें ये लेकर के आएगी डिजाइन की आवश्यकता। तो ये प्रोसेस जो हमारा है ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिजाइन की जो आवश्यकता होती है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर ही होती है। अगर उसमें कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो वो हम कस्टमर के द्वारा फिर हम उसी डिजाइन को फिर मॉडिफाई करके, और ये सारे प्रोसेस हमारे चलते रहते हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस हमारे इस खाने के अंदर दिखाए गए हैं, ये वाले हमारे सभी प्रोसेस कौन से हैं, कैम प्रोसेस है। ये वाले कौन से प्रोसेस हैं, ये हमारे कैम प्रोसेस हैं, और ये वाले हमारे कैड प्रक्रम है। जी डिजाइन वाले होते हैं वो कैम प्रक्रम होते हैं, ठीक। और ये सब पूरा टोटल ये प्रक्रम है, ये हमारा डिजाइन प्रक्रम में आता है, ठीक। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर एडेड डिजाइन में डिजाइन प्रक्रम के बारे में। जो डिजाइन प्रक्रम अभी हम पढ़ रहे थे, तो उसको किस तरीके से इसे दो भागों में बांटा जाता है, पहला सिंथेसिस, दूसरा एनालिटिक्स, संश्लेषण और विश्लेषण। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो डिजाइन हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम आवश्यकताओं को पहचानते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, फिर हम समस्या निकालते हैं, उसमें समस्या छांटते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिर हम उसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। विश्लेषण करने के बाद डिजाइन का मूल्यांकन करते हैं कि ये सही है कि नहीं प्रोडक्ट के लिए, फिर हम उसको दर्शाते हैं, ठीक। फिर हम प्रोडक्शन के लिए इसके बाद हम भेजते हैं। यहाँ पे देखो ये जो बैक एरो बना हुआ है, ये बैक एरो अगर यहाँ पे भी कोई समस्या आ रही है तो फिर हम आवश्यकताओं को पहचानेंगे।
ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ संश्लेषण में कोई समस्या आ रही है तो फिर हम आवश्यकताओं को पहचानने के लिए भेज देंगे, या फिर यहाँ पे सलूशन मिल रहा है तो हम इसको समस्या की परिभाषा के लिए भेज देंगे। विश्लेषण में देखो यहाँ कोई समस्या आ रही है तो हम यहाँ फर्स्ट वाले में भेजेंगे, थर्ड वाले में भी भेजेंगे, इसमें भी भेजेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मूल्यांकन में कोई समस्या आ गई तो ऊपर सब में भेजेंगे, ठीक। उसके बाद मूल्यांकन के बाद ही हम डिजाइन को फाइनल करेंगे। उसके बाद डिजाइन प्रक्रम के कंप्यूटर में प्रयोग, कंप्यूटर सेम टू सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसको केवल एक वाला चार्ट आप याद कर लो, इसको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इसमें भी वही चीज लिखी है कि आवश्यकता की पहचान को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मौजूदा उत्पादों में समस्याओं का बाजार में नए उत्पादों के लिए क्षमता की पहचान की जानी चाहिए। समस्या की परिभाषा कुछ नहीं है इसकी, समस्या की कोई भी समस्या होती है तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। बस ये है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको, उसका सलूशन, उसकी गुणवत्ता, उसकी लागत, ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिफाइन करते हैं तो वही हमारी समस्या की परिभाषा हो जाती है। सिंथेसिस में क्या होता है, इस चरण में डिजाइनर डिजाइन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइनर की संख्या विकसित करता है। मतलब इसमें हम सिंथेसिस में हम सोचते हैं कि कौन कौन सा डिजाइनर, कितने डिजाइनर हमें चाहिए डिजाइन बनाने के लिए। विश्लेषण आप समझ ही रहे हो, जब मतलब कि डिजाइन हो जाती है उसके बाद हम डिजाइन में क्या क्या सुधार किए जाने हैं फिर उसे हम विश्लेषण बोलते हैं। मूल्यांकन का मतलब है जब डिजाइन हमारी बन जाती है तो वो हमारे प्रोडक्ट के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है। ये हम उसमें समझते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, निष्पादन मतलब कि क्या होगा, है ना। उसके बाद हम बात करें कि जो प्रोडक्ट है उसको मतलब कि जैसे मान लो अगर मार्केट के हिसाब से देखें, मार्केट में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो फिर उसी के हिसाब से हम फिजिबिलिटी, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, कंसेप्चुअल डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद हम उसको उसकी फर्स्ट डिजाइन शुरू करेंगे, मतलब कंसेप्चुअल, पहले कंसेप्ट लाएंगे फिर हम डिजाइन शुरू करेंगे, फिर उस डिजाइन की हम डिटेल निकालेंगे। डिटेल निकालने के बाद फिर हम प्लान करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद प्लानिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, ठीक है। प्लानिंग ऑफ कंजप्शन, फिर हम क्या करेंगे, उसको उसकी खपत कितनी है तो उसको भी हम प्लान करेंगे। प्लानिंग ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब है जब उसे हमें आगे भेजना रहेगा, रिटायर करना होगा कंपनी से आगे, मतलब कस्टमर के पास भेजना रहेगा तो कितना प्रोडक्ट हमें भेजना है, ठीक है। तो ये जो 4-5 फेज हैं, इन फेजों में हम अपने उत्पादन को दर्शा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजाइन की बात करें तो इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से, मार्केट सर्वे करा करके कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का कस्टमर है और उसको क्या चीज़ पसंद है। उसके बाद ही हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद हम उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, ठीक है। प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, डिजाइन को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उसके बाद हम ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है, मशीन पे। ये सब तुम लोगों को ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स नथिंग जस्ट लाइक ए रबर। अब हम बात करते हैं समवर्ती इंजीनियरिंग, कनकरेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि हम एज ए टीम वर्क करते हैं। जो भी हमारा काम होता है उसमें डिजाइनर भी आ जाता है, रिसर्चर भी आ जाता है, मार्केटर भी आ जाता है, अकाउंटेंट भी आ जाता है, इंजीनियर भी आ जाता है, मतलब कि सभी आ जाते हैं, सब मिला करके इसको बनाते हैं, ठीक है। एक आइडिया को जनरेट करते हैं कि किस तरीके से जो हमारी डिजाइन है वो होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर से जानकारी लेंगे, जानकारी लेने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, फिर मार्केटिंग प्रोफेशनल के पास जाएगा, वो उसे डिजाइन करेगा, बताएगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। फिर हम डिजाइन करेंगे उसको, उस डिजाइन को कंप्यूटर पे डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद फिर हम उसका पर्सनल मतलब कि उसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि ट्रेडिशनल प्रोसेस इज इक्वल टू लीनियर प्रोसेस वर्सेस कंसेप्ट कंकरेंट इंजीनियरिंग इज इक्वल टू टीम कोलैबोरेशन। मतलब कि टीम एक साथ काम करे तो वही हमारा सब कुछ होता है। ठीक है, देखो ये इस तरीके से इसका फिगर बना सकते हो। एक तरफ सेल्स वाला रहेगा, यहाँ कस्टमर रहेगा हमारा,
यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लायर रहेगा, ठीक है। ये सेल्स वाला है, सेल्स वाले सब डायरेक्टली यहाँ जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। जब एक दूसरे से जुड़ करके हम काम करेंगे तभी जाकर के कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर होगा, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग हम क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि बाजार में बदलाव के कारण, तेजी से निर्णय के कारण, तेजी से प्रक्रिया के कारण, कम लागत के लिए, कुशल संचालन के लिए। अब हम बात करें कि इसके लाभ क्या क्या हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं, यहाँ से पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। और सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग क्या होता है? मतलब कि जब सारी चीजें हम सीक्वेंस से करें, सिंपल सी बात है। सीक्वेंस मतलब पहले डिजाइन करना है या फिर पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पहले कस्टमर से पूछना है कि किस तरीके का चीज उसको पसंद है, ठीक। उसके बाद फिर उस डिजाइन करना है, डिजाइन करने के बाद एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद ही हमें प्रोडक्शन के लिए भेजना है। तो इसे हम बोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी सीक्वेंसिंग इंजीनियरिंग के बारे में बोला था, तो देखो सबसे पहले डिजाइन कर रहा है, प्रोसेस प्लान कर रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फिर क्वालिटी चेक कर रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही एक सीक्वेंस बनाना ही सीक्वेंस इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब सिंपल है, ये सब वही जो मैंने पढ़ा दिया है उसी चीज को आप लोगों को लिख देना है। रोल ऑफ कैड डिजाइन तो ऐसे ही बता दोगे, है ना। डिजाइन कैड पे बनाना क्यों जरूरी है। वैसे कैड प्रोसेस क्या क्या होते हैं ये भी जान लो, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, आवश्यकता को जानना, ठीक। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेम टू सेम वही चीज है। फिर सिंथेसिस, फिर एनालिसिस, हर जगह एक ही ग्राफ बना हुआ मिलेगा। फिर इवोल्यूशन, फिर प्रेजेंटेशन, मतलब कि एक ग्राफ अगर एक बार आप लोग याद कर लो ये, तो सारी जगह एक ही बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम ही चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये पहला चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लें। थैंक यू, बाय बाय।